हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं भाई। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, इससे पहले कौन सी टेबल हमारे पास आई है। आज के दिन हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। सबसे पहले मेन काम तो हमारा यही है। सबसे पहले 5 मिनट में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को हमें रटना है। दूसरा काम क्या होगा भाई, हम लोग वो तरीका करेंगे जिससे कि पहले से लेके 118वें एलिमेंट तक हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख पाए। तो इस लेक्चर में बेसिकली सिर्फ दो ही काम करने हैं। पहला काम क्या है भाई, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना है, कैसे हम लोग सारे एलिमेंट्स को याद रखें ये जानना है। और दूसरा काम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी होती है हर एलिमेंट की, वो सीखना है। तो जल्दी से करते हैं इस लेक्चर का शुभ आरंभ। ठीक है भाई। हाँ जी, डायरेक्टली शुरुआत करते हैं भाई पीरियोडिक टेबल रखने से। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी एक पीडीएफ निकलवा लो। इसके अंदर आप लोग 4-5 बार भी अगर प्रैक्टिस करेंगे पीरियोडिक टेबल को लिखने की, सारे एलिमेंट्स को याद करने की, तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, आसानी से याद जो है हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये एम्प्टी बॉक्स जो है वो एक लिया है। आज मैं भी उन सारी ट्रिक्स को बताऊंगा जिनसे मैं इन सारे एलिमेंट्स को याद रखता हूँ। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा भाई। कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी आज की पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर 4 मेन ब्लॉक होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है हमारा एस ब्लॉक। राइट साइड में हमारे पास होता है पी ब्लॉक। बीच में हमारे पास है डी ब्लॉक। और नीचे वाला हमारा है एफ ब्लॉक। ये 4 मेन ब्लॉक हमारे पास होते हैं। एक एक करके सभी को याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको लेफ्ट से राइट जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एक पीरियड या फिर एक रो। और जब हम लोग अप से डाउन स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक कॉलम या फिर एक ग्रुप। केमिस्ट्री की बुक में, हमारे लिटरेचर में हम लोग हमेशा ग्रुप एंड पीरियड इन दो टर्म्स का यूज करते हैं। रोज एंड कॉलम का यूज उतना नहीं करते। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से ये डिफरेंट रोज हैं और इस तरीके से डिफरेंट पीरियड है। और इस तरीके से जो ये कॉलम है, ये हमारे डिफरेंट क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। तो ये ग्रुप है, ये पीरियड है। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से चाहो याद रख सकते हो। अभी ग्रुप्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं भाई, देखो एस ब्लॉक में हमारे पास हमें दिख रहे हैं 2 ग्रुप होते हैं। इसको ग्रुप 1 भी बोलते हैं। ये 2 हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हमारे डी ब्लॉक में आ गए। और यहाँ से शुरू होता है हमारा 13th ग्रुप। 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 से लेके 18th जो ग्रुप है वो हमारे आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से 18 ग्रुप हमारे पास होते हैं। कौन से ब्लॉक में कौन से ग्रुप हैं ये भी हम लोग समझ गए। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं भाई एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ट्रिक हम लोग एक काम करेंगे, जो याद रखने की ट्रिक है मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिखवाता रहूंगा। मैं वहां पर ये लिखवा दूंगा कि ये कौन से ग्रुप की ट्रिक है। ठीक है, पहले ग्रुप को याद रखने की ट्रिक भाई देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले ग्रुप को मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो पहले ग्रुप को मैं ऐसे याद रखता हूँ। हेलीना की रब से फरियाद। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी है, इसके ऊपर नहीं जाना है। देखो, पहले ग्रुप को हमने कैसे याद किया, हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना कोई लड़की है, एच ना की रब से फरियाद। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट आ गए फर्स्ट ग्रुप के अंदर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सारे के सारे मेटल हैं। इन सभी को फर्स्ट ग्रुप में जितने भी मेटल आ रहे हैं इनको एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अब आते हैं भाई
दूसरे ग्रुप के ऊपर। दूसरे ग्रुप को कैसे याद रखते हैं, देखो मैं पहले एलिमेंट लिख देता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे। दूसरे ग्रुप को ऐसे याद रखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा जो है वो कार स्कूटर मांग रहा है, बाप जो है वो रो रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। दूसरे ग्रुप की ये ट्रिक हमारे पास हो गई। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ये हो गया भाई हमारा दूसरा ग्रुप। ये डिफरेंट मेटल हैं जो होते हैं दूसरे ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड इसको बोलते हैं भाई रुथेनियम, सॉरी रेडियम, इसको बोलते हैं रेडियम। रुथेनियम हमारा डी ब्लॉक का मेटल है। तो ये हो गए डिफरेंट मेटल जो दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं। दूसरे ग्रुप में ये जो मेटल है इनको एल्कली अर्थ मेटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया भाई रेडी। उसके बाद हम लोग आते हैं भाई पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो एक तो सबसे पहली बात ये याद रख लो, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है हीलियम, जो कि यहाँ पर कोने में होता है। उसके बाद इन सभी ग्रुप्स के पहले एलिमेंट तो हम लोग एटलीस्ट याद रख ही सकते हैं, है ना। शुरू के 10 एलिमेंट तो आपको 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अभी ये जो डिफरेंट ग्रुप बनेंगे 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप बनेंगे, इनको हम लोग 13th 14th 15th 16th 17th 18th ग्रुप्स ऐसा भी बोल सकते हैं। साथ में पी ब्लॉक चैप्टर में इनको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, इस ग्रुप को बोल देते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको बोल देंगे बोरोन फैमिली। इस कार्बन वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, या फिर फ्लोरीन जो होते हैं, फ्लोरीन के नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे उन्हीं को हेलोजन भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको मिल सकते हैं। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होगी ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, डिफरेंट फैमिली। ये नोबल गैसेज होती हैं भाई 18वें ग्रुप के अंदर, इनको नोबल गैस फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इनको याद करने पे आते हैं। 13th ग्रुप को कैसे याद रखते हैं, देखो बोरोन है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। पूरी सब्जी मंडी हमने यहाँ पर खोल दी है, देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये होता है भाई 13th ग्रुप। 13th ग्रुप की ट्रिक भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ भाई। ये 13th ग्रुप आ गया, क्या हुआ, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ये हो गई 13th ग्रुप की हमारे पास ट्रिक। नेक्स्ट आता है भाई कार्बन फैमिली का नंबर। कार्बन फैमिली को कैसे याद रखते हैं, देखो कैसे गए सनम पंजाब, कैसे गए सनम पंजाब। इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं भाई कार्बन फैमिली को। ये कौन सी ग्रुप थी हमारी, 14th। 14th ग्रुप की भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे गए सनम पंजाब। ये हो गया भाई हमारा 14th ग्रुप। आगे है भाई 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली। इसको कैसे याद रखते हैं, देखो इसको ऐसे याद किया जाता है, नई पड़ोसन आई सबको भाई, नई पड़ोसन आई सबको भाई। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक। एस बी होता है भाई एंटीमनी, बी आई होता है बिस्मिथ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये इनके नाम जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। नई पड़ोसन आई सबको भाई, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक,
एस बी होता है एंटीमनी और बी आई होता है बिस्मिथ। 15th ग्रुप के लिए जो हमारी ट्रिक बनी वो कैसे बनी भाई, ऐसे नई पड़ोसन आई सबको भाई। ग्रुप 15 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। आगे आता है भाई नंबर ऑक्सीजन फैमिली का। इसको कैसे याद रखते हैं, देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसको भी लिख लेते हैं भाई। ग्रुप नंबर 16 की ट्रिक हमारे पास क्या बनी, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ये हो गए डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के। ये हो गए एलिमेंट 16th ग्रुप के। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये डिफरेंट मेटल एलिमेंट्स सॉरी होते हैं 16th ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आता है भाई हमारी हेलोजन फैमिली का नंबर 17th ग्रुप का नंबर। यहां पर देखो भाई इसको कैसे याद रखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से फ्लोरीन फैमिली को याद रखते हैं, हेलोजन फैमिली को याद रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप नंबर 17 का भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं, फिर कल बाहर, टेंशन मतलब सारी पीरियोडिक टेबल रटवाएंगे आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। आगे आती है भाई हमारी नोबल गैस फैमिली, ग्रुप नंबर 18 वाली। इसको कैसे याद रखते हैं, देखो 3 लड़कियां थी, हीना, नीना और करीना, जेल में बंद थी, तीनों भाग गई, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, हीना, नीना और करीना जेल से रन, भागना मतलब रन, हीना, नीना और करीना जेल से रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये होता है भाई रेडोन। तो 18th ग्रुप का हमारा क्या शॉर्ट ट्रिक बना, हीना, नीना और करीना जेल से रन, जेल से भाग गई। इस तरीके से एस और पी ब्लॉक हमारे होते हैं कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर ना यू यू पी, यू यू एस, इस तरीके के एलिमेंट भी आते हैं काफी सारे, आज के दिन जो है सारे डिस्कवर्ड भी हैं, लेकिन उनको याद रखने का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इनका जो है वो कुछ खास यूज भी नहीं आता है। मैंने ग्रेजुएशन में हालांकि एक बार रट दिए थे इनके नाम भी, यू यू एस, यू यू पी, इस तरीके से जो भी नाम थे, लेकिन इनका कोई भी काम नहीं आता है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। डी ब्लॉक को अभी हम लोग शुरू करते हैं भाई। देखो जिस तरीके से हमने डिफरेंट ग्रुप्स नाम दिए थे, उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट पीरियड भी बोल सकते हैं भाई। क्या मतलब हुआ, देखो जैसे ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, ऐसे हमने नाम दिए हैं, ऐसे पीरियड को नाम भी दे सकते हैं। ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखें भाई, फोर्थ पीरियड में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं। इनको कैसे याद रखना होता है, देखो फोर्थ पीरियड की मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एस सी तिवारी का, एस सी तिवारी का करे मन फेकोनी, फेकोनी काजू खाने को। सेंस कुछ नहीं बन रही है, लेकिन एलिमेंट आपको रटवा देंगे, ठीक है। एस सी तिवारी का करे मन फेकोनी काजू खाने को। काजू से ये पूरा बन गया, का से मतलब सी यू, जू मतलब चिड़ियाघर, जू मतलब जिंक, ठीक है।
एससी तिवारी का करे मन फेकोनी काजू खाने। ठीक है भाई। पांचवें पीरियड को कैसे याद रखेंगे, मतलब कि जो सेकंड ट्रांजिशन मेटल वाली सीरीज है, सेकंड डी ब्लॉक वाली सीरीज है, उसको कैसे याद रखेंगे। देखो वाई से ये शुरू होती है, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट, रुकावट आर यू होता है ना, रुकावट राह पड़े आग में कूद, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। इनको लिख भी लेते हैं भाई। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नोट करवा देता हूँ। रेड कलर है, मतलब हम लोग पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई, यारी नहीं, फोर्थ पीरियड था हमारा एस सी तिवारी का करे मन फेकोनी काजू खाने को। ठीक है। फिफ्थ पीरियड जो था वो था हमारा ये टेरबियम वाला है ना, वो था ऐसे, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद, है ना। एक लिमिट तक ही यारी निभानी होती है, रुकावट जैसे ही रास्ते में आई आग में कूद गए। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। 5 पीरियड हो गए भाई, एक और कर लेते हैं। हालांकि 11 12 में मुझे लगता नहीं इससे नीचे भी काम में आएंगे, लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर शुरू होती है भाई एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एलिमेंट आता है लेंथेनम, यहाँ पर आता है एक्टिनम। इस सीरीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सिक्स्थ पीरियड की सीरीज और सेवंथ पीरियड की सीरीज। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, लेंथेनम के बाद असल में होता क्या है भाई, यहाँ पर एफ सब सेल का चक्कर है। एफ सब सेल आपको याद होगी, 14 एलिमेंट होते हैं, 7 ऑर्बिटल इसके अंदर होते हैं। इसके ऑर्बिटल्स की शेप भी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए पिछले चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा इलेबोरेट उसको नहीं किया था, मैंने बस दिखाया था आपको ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि एफ सब सेल आ जाती है ना, एफ सब सेल के 14 के 14 एलिमेंट अलग से स्टडी होते हैं। 14 एलिमेंट बेसिकली होते हैं लेंथेनम के बाद, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में ना होके एफ सब सेल में होता है, इसलिए उनको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। असल में ये जो एस पी डी एफ 4 ब्लॉक बने हुए हैं, इसका रीजन ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, उसी हिसाब से एलिमेंट को इनके अंदर रखा हुआ है। एस ब्लॉक में जितने भी मेटल थे, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एक चीज बताएगी कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आ रहा होगा। पी सब सेल में जितने भी एलिमेंट है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में आ रहा होगा। डी सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आ रहा होगा। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आ रहा होगा। ऐसे ही लेंथेनम के बाद ऐसे 14 एलिमेंट आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में ना जाके एफ सब सेल में जाता है। तो क्या उसको हम लोग यहीं पर रख सकते हैं? जी नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, उसी हिसाब से तो हमने ये ब्लॉक बनाए हैं। अगर लेंथेनम के बाद डायरेक्टली इससे नेक्स्ट 14 एटॉमिक नंबर्स एफ सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए उन्हें अलग जगह पर रखना ही चाहिए। इसीलिए लेंथेनम और एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स को ऐसे स्टडी किया जाता है, अलग ग्रुप में रखा जाता है, अलग ब्लॉक में रखा जाता है। और यहाँ पर 14th के बाद जो 15th एलिमेंट जो होता है, वो यहाँ पर आता है लेंथेनम के बाद। यहाँ उसका इलेक्ट्रॉन फिर से डी सब सेल में आने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तब वो डिटेल में इनकी स्टडी कर लेंगे। फिलहाल लेंथेनम के बाद जो डायरेक्टली एलिमेंट आते हैं डी सब सेल में ही, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सिक्स्थ पीरियड को एक बार अच्छे से रट लेते हैं। तो लेंथेनम सीरीज को ऐसे याद रखते हैं भाई, ला
हफ्ता, हफ्ता वसूली जो करते हैं उनके लिए ये बहुत मेमोरेबल लाइन होगी। ला हफ्ता वरना रे उसको आयरन रोड से, ला हफ्ता वरना रे उसको आयरन रोड से पीटूंगा। ये याद रखना भाई, पीटूंगा, गा मतलब एच जी मरकरी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उसको आयरन रोड से पीटूंगा, ऐसे आपको याद में ये रखना है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपका डी ब्लॉक याद आपको हो जाएगा। इसके आगे के एलिमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं भी भूल चुका हूँ। बीएससी में मैंने रट दिए थे लेकिन पेपर में भी कुछ काम नहीं आए, इसीलिए अगर ग्रेजुएशन में भी काम नहीं आ रहे हैं तो आप 11th 12th में तो क्या ही करोगे याद रख के, है ना। लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, इनको भी कैसे छोड़ दें भाई, काफी लोग छोड़ देते हैं लेकिन हम नहीं बख्शेंगे, याद करेंगे इन दोनों को भी। लेंथेनाइड सीरीज में कैसे याद रखा जाता है देखो, लेंथेनम तो ऑब्वियसली होता ही है, इसके बाद कौन से एलिमेंट आते हैं उनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा गांधी, सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा गांधी तबाही दिखा रही है, तबाही दिखा रही है, और तुम, और तुम यहां भी लूटते हो। सेंस कुछ नहीं बन रही लेकिन एलिमेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा गांधी तबाही दिखा रही है और तुम यहाँ भी लुटते हो। इस तरीके से हम लोग याद जो है इसको रख सकते हैं। अच्छा, इनको लिख लेते हैं भाई, हमने लेंथेनाइड सीरीज वाली ये ऊपर वाली भी नहीं लिखी थी, है ना, 6th पीरियड, इसको भी मैं लिखवा देता हूँ। पीरियड नंबर 6 को लिख लेते हैं पहले। ला हफ्ता वरना रे उसको आयरन रोड से पीटूंगा, पीटूंगा, ऐसे। अभी जो लेंथेनाइड सीरीज थी भाई एफ ब्लॉक वाली, उसको 7वां पीरियड भी हम लोग बोल सकते हैं। और बढ़िया काम हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, मैं अलग पेन से इसको लिख सकता हूँ, है ना। पता चल जाएगा भाई कि ब्लॉक चेंज हो चुका है। ब्लू वाली जो नंबरिंग थी वो एस और पी ब्लॉक के लिए थी, रेड वाली डी ब्लॉक के लिए और ग्रीन वाली एफ ब्लॉक के लिए। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा गांधी तबाही दिखा रही है और तुम यहाँ भी लूटते हो। लिख लो भाई इसको। सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई इंदिरा की, गांधी तबाही दे रही है और तुम यहाँ भी लूटते हो, ठीक है। सेना पर नरेंद्र मोदी पीएम समेत इंदिरा गांधी तबाही दे रही है और तुम यहाँ भी लूटते हो गए भाई सारी पीरियोडिक टेबल याद? नहीं जी, नहीं नहीं, एक पीरियड और रह गया, एक्टिनाइड सीरीज, ये रह गई भाई, इसको भी रटवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्टिनाइड सीरीज आखिरी हमारा पीरियड, देखो ये बड़ी अनोखी लाइन है भाई, देखो याद कैसे रखेंगे, देखो एसी, एक था पागल, एक था पागल उल्लू नेपाली, एक था पागल उल्लू नेपाली। देखो भाई, मैं कोई हेट वेट नहीं फैला रहा, बस याद करने के लिए हमने तरीके बनाए हुए। आई रिस्पेक्ट ऑल नेशंस। एनीवेज, एक था पागल उल्लू नेपाली
पुराने आम कम बिके। एक था पागल उल्लू नेपाली, पुराने आम कम बिके। आगे क्या लाइन है भाई देखो, एक था पागल उल्लू नेपाली, पुराने आम कम बिके। आगे है सिर्फ, सी एफ बन गया सिर्फ, इसी एफएम पर मोदी जी नंबर लेकर गए, नंबर लेकर गए। ऐसे याद हमें इसको रखना है। एक था पागल उल्लू नेपाली, पुराने आम कम बिके, सिर्फ इसी एफएम पर मोदी जी नंबर लेकर गए। ये हो गई हमारी एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, यही आखिरी सीरीज हमारी थी, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। एक था पागल उल्लू नेपाली, पुराने आम कम बिके, सिर्फ इसी एफएम पर मोदी जी नंबर लेकर गए। देखो भाई सेंस कुछ भी नहीं बन रही है इन सब बातों की, लेकिन इतने सारे एलिमेंट हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। कई बार नॉनसेंस भी साइंस में काफी काम आ जाती है, ठीक है। ये हो गई भाई पीरियोडिक टेबल। देखो मुझे अभी इतने ही आते हैं, कुछ बच भी गए हैं जिनको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये भी कुछ ज्यादा ही है आपके लिए, आप इससे ऊपर ऊपर वाली भी याद रख लोगे तो काफी है, और ये नीचे वाली, ठीक है भाई। ऐसे हम लोग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद जो है रख सकते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए भाई हमारी पीरियोडिक टेबल के। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की टेबल है, इसमें बेसिकली क्या है भाई, एटॉमिक नंबर्स के साथ साथ मास भी मेंशन किया हुआ है। खास करके जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के जैसे, वहां पर मास काफी जरूरी होता है कुछ एलिमेंट्स का। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फोर्थ पीरियड तक जितने भी एलिमेंट है ना, जिंक तक एटलीस्ट, उनके मास जरूर है, जरूर से रख लेना। याद कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तीन चार एलिमेंट ही है यहाँ पर पूरे डी ब्लॉक के जो बार बार रिपीट होंगे। आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, या फिर निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। इन्हीं के जो है मास नंबर्स का कभी कभी यूज आ जाता है किसी न्यूमेरिकल में, तो मास नंबर भी जरूरी होता है भाई। एटॉमिक नंबर तो हमने रख लिए। अच्छा एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एक, इस तरीके से एटॉमिक नंबर स्टडी करने होते हैं लेफ्ट टू राइट। हाइड्रोजन का पहला, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हीलियम, इसका दो, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, तीन चार, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोरोन का कितना हो गया, दो, दो चार और एक पाँच, छः सात आठ नौ दस। ऐसे आप लोग एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो सभी के, ठीक है। तो ये थी भाई पीरियोडिक टेबल, इसको रखने की कोशिश करना, शॉर्ट ट्रिक से याद रखने की कोशिश करना। मैंने भी बहुत पहले इसी तरीके से रटी थी, मुझे अभी तक याद है, ठीक है। लिख के रख लेना बस। अभी आते हैं भाई प्रॉपर्टीज की ओर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा क्या है देखो। अभी तक जो पीरियोडिक टेबल्स आई थी, मेंडलीव ने जो दी थी लेटेस्ट, वही थी भाई। वहां पर क्या चल रहा था, एलिमेंट्स को उनके मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। मतलब क्या हुआ देखो, मान लो दो एलिमेंट्स का मास कुछ इतना है, दूसरे का इतना है, मतलब लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इनके बीच में किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है, तो उस बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी इनके बीच में ही होगी। ये जैसे हमारे पास ट्रायड था, है ना, दो बेडार्नर ट्रायड था, ये भी एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड था। सिमिलरली न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, मास के आधार पर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो हमने क्या देखा, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। तो ये पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड के जो ऑक्टेव थे वो भी एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड थे। इनफैक्ट मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो भी एटॉमिक मासिस के बेसिस पे ही की थी। लेकिन अब आता है कहानी में भाई ट्विस्ट।
हेनरी मोजले ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट किए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सैंपल होता है, एक स्पेसिफिक रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है उस मैटर के ऊपर, उस सैंपल के ऊपर डाली जाती है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एमिट हो जाती है। इससे हम लोग ये स्टडी करते हैं भाई कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन वगैरह, कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है मैटर ने एब्जॉर्ब की है, और जो जो एब्जॉर्प्शन होती है उसी का हम लोग एक प्लॉट बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। अब हेनरी मोजले ने क्या किया, उसने देखा कि जब जब वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वर्सेस एटॉमिक नंबर का स्पेक्ट्रम बना रहा है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पर उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया, कुछ इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर मान लो नीचे बढ़ रहा है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब मैटर कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब मेटल या फिर हमारा एलिमेंट कर रहा है, वो एक रेगुलर पैटर्न में वेरी कर रही है एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक एटॉमिक नंबर के साथ एक रेगुलर पैटर्न में वो वेरी कर रही है। लेकिन यही प्लॉट जब उसने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का बनाना चाहा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, वहां पर एक रेगुलर वेरिएशन मिली ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि जो प्रॉपर्टी है ना एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास के हिसाब से वेरी नहीं कर रही, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरी कर रही है। तो अगर हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, एक रेगुलर पीरियड के बाद जो है प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाए। जैसे कि हाइड्रोजन से अगर हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं तो लिथियम की प्रॉपर्टीज फिर से वैसी हो जाती हैं, लिथियम के बाद कुछ और एलिमेंट आते हैं, उसके बाद लिथियम के नीचे डायरेक्ट एक एलिमेंट आता है सोडियम, फिर से प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज का सिमिलर हो जाना पुराने वाले मेटल से, इसी को ही पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास आएंगी। एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पीरियोडिसिटी हमें स्टडी करनी है, मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न के बाद एलिमेंट आखिर कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, तो वो एटॉमिक मास के हिसाब से होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी एटॉमिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से होनी चाहिए, मास के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यही था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, किसके हिसाब से पीरियोडिकली वेरी करती हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर्स के बाद जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आती जाती है उनको उसी ग्रुप में रखते रहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और मतलब समझाता हूँ पीरियोडिसिटी का। जैसे कि हमारे पास था लिथियम, लिथियम के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट आए, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और 7-8 एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट ऐसा आया जो कि था सोडियम, जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर थी लिथियम की, है ना। इसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी, मतलब अगर एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से हम लोग अरेंज कर दें सभी एलिमेंट्स को, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर लिथियम बेरिलियम के बाद 8वां एलिमेंट जो है वो यहाँ पर सोडियम है। उसके बाद में सोडियम से आगे अगर हम लोग चलेंगे, काफी सारे एलिमेंट आएंगे बीच में, और 8th एलिमेंट फिर से पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम की प्रॉपर्टीज अगेन सोडियम की जैसी है। ये सिर्फ और सिर्फ एल्कली मेटल पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, एल्कली अर्थ मेटल में भी ऐसा ही होता है। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, उसकी भी सेम प्रॉपर्टी है। तो सभी ग्रुप के अंदर यही चीज वेरी होती है। कार्बन की जैसी प्रॉपर्टीज है, सिलिकॉन की भी सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो एक ग्रुप में आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, इन सभी की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी। और ये पीरियोडिसिटी जो है ये किसका रिजल्ट है भाई, ये एटॉमिक नंबर्स का रिजल्ट है। जो पीरियोडिसिटी होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो एटॉमिक नंबर की वजह से होती है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है भाई, फिजिकल एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो भी एक पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड थी। वो पीरियोडिक लॉ क्या था भाई? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वहां पर ये पीरियोडिक लॉ था, ये पुराना है। एटॉमिक मास के हिसाब से पहले स्टडी करते थे। आज के दिन हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही स्टडी करना चाहिए पीरियोडिसिटी को। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊं ना, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, ये सभी एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही आज के दिन हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई इस चैप्टर के, इस लेक्चर के सॉरी दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना 3d6 आयरन की जैसी लिखी हुई है 3d6 4s2, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिखना हमने सेकंड चैप्टर में भी सीखा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में। इस चैप्टर में भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और जो स्पेसिफिक चैप्टर है आपकी बुक में, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके अंदर फिर से स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थ्रू आउट 11th एंड 12th क्लास समझ में अच्छे से आ जाएगी। अभी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे, जैसे सेकेंड चैप्टर में आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगी होगी, अब थोड़ी कम कंफ्यूजिंग लगेगी, धीरे धीरे कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। ठीक है भाई, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, चैप्टर 2 की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। हमने 2-3 प्रिंसिपल किए थे जिनके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे। एक प्रिंसिपल क्या था भाई? इलेक्ट्रॉन जैसे हमें भरने हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से बढ़े जाते हैं। मतलब कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, उसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर फिल करो। एनर्जी कैसे प्रिडिक्ट करते थे हम लोग? सिंपल सा n+l रूल था। n था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n था एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू निकाल लो, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई तो जिसका n ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा। ये सिंपल से रूल थे जिनके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन इतना ताम झाम कौन करे, है ना? सिंपल सी ट्रिक हमने क्या सीखी थी? ये सीखी थी, ऐसे आप लोग लिख लो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4n 5s 5p 5d 5n 6x 6p 6d 7s 7p 8s। बस बहुत ही नहीं, इसी में सारे 118 एलिमेंट आपके आ जाएंगे। उसके बाद भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे प्रिडिक्ट होता था? डायगोनली इनको स्टडी करना है और राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। कैसे? ऐसे 1s 2s दिख रहा है ना, हाँ, 2p 3p 4d, इस तरीके से डायगोनली जो है हमें इनको ऐसे सिलेक्ट जो है करते रहना है। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, 1s की सबसे ज्यादा, उसके बाद 2s, नहीं 1s की सबसे कम, फिर 2s की, उसके बाद 2p, 3s। 3s से डायरेक्टली 3p पे नहीं जाना है, 3s से जाना है यहाँ पर, यहाँ से फिर से शुरू करना है 3p 4s। 4s के बाद डायरेक्ट 4p पे नहीं जाना है, 4s के बाद डायरेक्टली फिर पीछे से आना है 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। इस तरीके से राइट से लेफ्ट डायगोनली स्टडी करना है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में? देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको बस क्या क्या याद में रखना होता है भाई, इस सब सेल की कितनी कैपेसिटी होती है ये आपको याद रखना है ना? क्वांटम नंबर किए थे, ध्यान में रखने हैं, कभी भी नहीं भूलने हैं। सब सेल होती है 4, s p d f। एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल।
पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्वांटम नंबर रिवाइज कर लेना, याद आ जाएंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि किसमें ऑर्बिटल कितने हैं। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। नाम आपको भले ही याद ना भी हो, देखो जैसे मुझे एफ सबशेल में जो 7 ऑर्बिटल होते हैं मुझे नाम ही नहीं ध्यान है ना, तो नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, कितने ऑर्बिटल होते हैं इनमें ये ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। ऑर्बिटल से हमें क्या करना है भाई, तो देखो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सब शेल में अगर एक ही ऑर्बिटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सब शेल में 2 ही आएंगे। एक ही ऑर्बिटल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे, जोड़ घटा गुना है सिंपल, 3 दूनी 6। पी सब शेल में आएंगे ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 दूनी 10। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 7 दूनी 14। ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद हो गए। अब इन दोनों चीजों का कैसे यूज करना है भाई, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना सीख पूछेंगे भाई, इस एटम की बताओ, आपको एटम का नाम वगैरह बता देंगे, है ना। एटम के नाम से हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो हमें पता लगाना है उसका एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से याद है जैसे हमने रटी है, आपको एटॉमिक नंबर निकालना भी आ जाएगा, सिंपल लेफ्ट से राइट गिनते रहना, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब एटॉमिक नंबर जब आपको एक बार पता चल गया तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके लिए बच्चों का खेल है, ठीक है। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है भाई 15, 15 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 15 है मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी 15 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 15 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15। अब इन 15 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरना है। देखो ये ऑर्डर हमको याद है, 15 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई भाई, देखो 1s, पहला ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 1s। सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी, 1s की। उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसे हमें चलता है रहना। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d के बाद क्या आता है भाई, 4p, 4p के बाद आता है 5s। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो, कितने भरने हैं भाई, 15 भरने। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये हो गया, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये हो गया। 1s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। 2s में भी आ सकते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। 2p जो सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, कौन से 2px, 2py, 2pz, लेकिन यहाँ पर हमें उससे मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2p के अंदर, वो भर दो, है ना। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान में रखना भाई, गिनते जरूर रहना, 6 और 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। हो सके ना तो यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए कोई कोमा वगैरह लगा लेना 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर 50-60 तक हो जाता है ना, तब वापिस से फिर गिनना पड़ता है, 2 और 2 4 और 6 ऐसे, है ना। 10-10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रहे ऐसे एक डैश सा लगा दो। 10 हो गए भाई। आगे आया 3s, 3s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर आएंगे, देखो 3p में मैक्सिमम आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बात यह है कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी बचे नहीं है, सिर्फ 3 ही बचे हैं, तो 3 इसके अंदर आ जाएंगे, 3p के अंदर आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी की सारी सब शेल खाली होंगी, बाकी के सारे ऑर्बिटल्स भी खाली होंगे, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये होगा इसका 3p3 में। ये हो गई भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमें क्या होता है भाई, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको एक चीज पता चलेगी
कि हमें ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी तो हमने ये बोल दिया कि 3p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि 3p में तो 3 ऑर्बिटल होंगे, 3px 3py 3pz, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होंगे? तो इनके लिए 2 और प्रिंसिपल थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना, वो भी आप लोग ध्यान में रखना भाई। ये हो गया 3s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। 3p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, इसलिए हम लोग 3 बॉक्स बना देंगे। अब देखो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 2, ऐसे भर देंगे। 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब हमने क्या बोला भाई, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। बात ये है कि 3p सब शेल में तीनों जो ऑर्बिटल हैं n प्लस एल वैल्यू सबकी सेम है, ऑब्वियसली सभी के लिए n वैल्यू भी सेम है, l वैल्यू भी सेम है ना, n प्लस एल वैल्यू भी सेम ही होगी। तो 3p के तीनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल सेम है, मतलब इन तीनों की एनर्जी भी सेम है, तीनों की एनर्जी सेम है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। ऐसे हम लोग दिखाएंगे। 3px ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 3py ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 3pz ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 3p सब शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। बस जो भी एलिमेंट आपको दिया है उसका एटॉमिक नंबर निकाल लो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ट्रायंगल सा, और इसके हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, कितना भी मुश्किल एलिमेंट जो है वो क्यों ना। ठीक है भाई, ऐसे लिखनी होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख गए हैं। अभी जो ये पीरियोडिक टेबल है ना, देखो हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लेकिन जो आपका चैप्टर आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर पूरा डिटेल में एक एक एलिमेंट की पीरियोडिक, पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा काम है पीरियोडिसिटी समझना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो, जैसे ही हमने ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया इस तरीके से, ऐसे हमने अरेंज किया, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटी सी बात ही मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। जैसे ही हमने ऐसे अरेंज किया, ऐसे तो हम लोग लिख ही लेंगे, है ना। उसके बाद जब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं भाई एस ब्लॉक का ही, ठीक है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आने वाला है? 2s1 आएगा। जो ये 2s हमारे पास था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा लिथियम एलिमेंट के लिए। लिथियम के जो नीचे एलिमेंट आता है वो आता है सोडियम। सोडियम के अंदर क्या होता है? देखो, लिथियम के अंदर 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के अंदर क्या होगा भाई? 2s भी पूरा भरा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p भी पूरा भरा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ये ऊपर वाले तीनों पूरे फिल होंगे, 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी सोडियम। सोडियम के नीचे जो एलिमेंट आता है भाई वो आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए क्या मिलेगा? 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4s से ऊपर जितने भी एनर्जी वाले ऑर्बिटल थे सारे पूरे भरे होंगे। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी पोटेशियम की। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होती है। हाइड्रोजन की कितनी है? 1s1, लिथियम के ऊपर रखते हैं, मतलब कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं सो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में ही आने वाला है, एस सब शेल के पहले ऑर्बिटल में ही आने वाला है।
हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लिथियम की होगी 2s1, सोडियम की होगी 3s1, पोटेशियम की होगी 4s1, रुबिडियम की होगी 5s1। 5s1 से कम एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल हैं सारे के सारे पूरे भरे हुए होंगे। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो मिलेगी भाई 2s2। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी 2s2, मतलब 2s जो सबशेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इससे पहले जो ऑर्बिटल्स आ गए वो तो ऑब्वियसली पूरे ही भरे होंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 3s2, मतलब 3s जो सबशेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरी भरी होगी और उससे पहले के जो कम एनर्जी के ऑर्बिटल है वो तो ऑब्वियसली पूरे भरे ही होंगे। कैल्शियम की 4s2, स्ट्रोंशियम की 5s2। आगे हमारे पास आता है बेरियम, इसकी होगी 6s2। आगे आता है रुथेनियम, इसको फिर रुथेनियम बोल रहा हूँ, इसकी होगी 7s2। तो इस तरीके से मतलब कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल का जो ग्रुप होगा उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होगी। सेम हमें पी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है। बोरोन फैमिली में सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2, 2p3, 2p1, सॉरी 1 होगा ये, 3 मुझे गलती से दिख रहा है। 2p1, 2s2, 2p1, मतलब 2s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p में एक ही होगा। गैलियम के लिए क्या हो जाएगी 4s2, 4p1। इंडियम के लिए क्या हो जाएगी 5s2, 5p1। तो इस तरीके से लास्ट में p1 आ रहा है। ठीक है, p1 का सीधा सा मतलब भी यही है भाई कि p ब्लॉक की पहली फैमिली है ये। ठीक है, वैसे ही कार्बन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी भाई 2s2, 2p2, 3s2, 3p2। जर्मेनियम की 4s2, 4p2। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए लास्ट की सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे। इसी चीज को जो है मैं थोड़ा सा आपको ढंग से लिखवा देता हूँ। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है भाई, पीरियोडिक टेबल क्योंकि हमने रट ली है तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देखने हैं और कॉन्फ़िगरेशन खुद से उनकी लिख के देखनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ट्रेंड। इसका क्या मतलब है, देखो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ट्रेंड का सीधा सा मतलब यही है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। क्या कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर सी रहती है, लास्ट की सब शेल में कौन सी में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो सेम ही रहेंगे। तो ऐसे ही sp-d-f तीनों ब्लॉक के लिए हम लोग देखेंगे। देखो जो पहला ग्रुप हमारे पास है हाइड्रोजन फैमिली है, ली ना की रब से फरियाद, सबकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ रही है 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो हो जाएगी भाई ns1। दैट्स इट। इससे पहले जो भी ऑर्बिटल हैं वो पूरे फील्ड मिलेंगे, लास्ट में क्या मिलेगा ns1। इसका क्या मतलब है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s है हमारी सबसेल और 1 है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कि पोटेशियम एटम की मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हमें सीधा से क्या देखना भाई पोटेशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है 1 2 3 4। हाइड्रोजन भी होता है ऑपरेट है ना 1 2 3 4, फोर्थ का है n की वैल्यू 4 हो गई पोटेशियम के लिए। और s1, 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी पोटेशियम की। सिमिलरली रुबिडियम की अगर हमें देखनी हो तो रुबिडियम पांचवें पीरियड का एलिमेंट है n, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए हो गई 5s1, 5s1। ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी रुबिडियम की। 5s1 से कम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल थे सारे भरे हुए मिलेंगे। ऐसे फर्स्ट ग्रुप की एक तरीके से हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, वो क्या हो गई ns1। सेकंड ग्रुप जो है बेरिलियम वाली फैमिली, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। सेकेंड ग्रुप की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई ns2। इसमें
2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बेरिलियम की क्या है 1s2 2s2। मैग्नीशियम की क्या है 3s2। 3s2 से पहले जितने भी ऑर्बिटल हैं सारे भरे हुए हैं, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो गई भाई 2s2। ऐसे ही पी ब्लॉक के लिए भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखो 13 14 15 18 तक ग्रुप होते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पी ब्लॉक के हैं तो इतनी बात तो सिंपल सी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में मिलने वाला है, पी में मिलने वाला है। तो 13th ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होगी NS। S दोनों भरे होंगे और जो P होगा, P में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, NS2 NP1, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है पी सब सेल में। मतलब कि मान लो हमें बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 2, एन की वैल्यू हो गई 2, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2s2 2p1। सिमिलरली एल्यूमिनियम की लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p1। ऐसे 13th पीरियड की सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ns2 np1। 14th पीरियड की क्या होगी ns2 np2। 15th की क्या होगी ns2 np3। 16th की क्या होगी ns2 np4। 17th की क्या होगी ns2 np5। 18th की क्या होगी, सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे ns2 np6। p ऑर्बिटल भी, p सब सेल भी पूरी की पूरी भर गई, p सब सेल के तीनों ही ऑर्बिटल पूरे भर गए। ऐसे हर ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी। अगर हमसे कोई ये पूछे कि p ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इन सभी की, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखो पूरे p ब्लॉक की ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ns2 np1 से लेके 6 तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, पी ब्लॉक की। एस ब्लॉक की भी ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगी एन एस 1 से लेके 2। एन एस में या एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा। अगर पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो NS1 होगी कॉन्फ़िगरेशन, अगर दूसरे ग्रुप का है तो NS2 हो जाएगी। ये 1 - 2 नहीं है, 1 से लेके 2 तक, ये मतलब है इसका। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें, डी ब्लॉक में क्या होता है भाई, देखो स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक के अंदर, डी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझो, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी वजह से सीधी सी बात है, डी ब्लॉक के अंदर भी हर पीरियड में 10 ही एलिमेंट होने वाले थे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3, यहाँ पर D4, यहाँ पर D5, यहाँ पर D6, D7, D8, D9, D10। इन सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन D1 मिलेगी, इनकी D2, इनकी D3, इनकी D4, इनकी D5। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ और फैक्टर्स की वजह से, छोटे मोटे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बदल जाती है कई बार, है ना। उसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं ना सीधा सा, तो देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए सेकंड चैप्टर में क्या पूछा था, क्या बोला था, लास्ट की लाइन मैंने कही थी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हाफ फील्ड है और फुली फील्ड है, इसका क्या मतलब है, देखो मान लो डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने, तो यहां पर क्या हुआ, पूरी की पूरी सब सेल आधी भर गई। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। अगर पांचों में ही पूरे इलेक्ट्रॉन हम लोग भर दें, तो ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। D5 D10 ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। अगर हम लोग 4 ही इलेक्ट्रॉन भर दें तो क्या होगा भाई, हाफ फील्ड नहीं बोल सकते, वो थोड़ी सी कम स्टेबल होती है। तो इस वजह से क्या होता है भाई, मान लो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की कितनी D4s2 4s2 3d4, ये कॉन्फ़िगरेशन है।
तो क्योंकि डी सब शेल अगर आधी भर जाएगी तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, तो क्रोमियम क्या करता है, इसकी बजाय अपनी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा बदल लेता है। क्या बन जाता है, एस वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, D5S1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल हो गई। यहाँ पर N+L का रोल नहीं है, रोल सीधा सा क्या है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो रही है। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है, अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पूरा चैप्टर ही इसी चीज पे बेस्ड है, ठीक है। वहां पर डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को और अच्छे से कर लेंगे। अभी डी ब्लॉक के लिए एक जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। देखो यहाँ पर देखो एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई, 3D और 4S की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो 1S 2S 2P, फिर से वो ट्राइंगल में बनाता हूँ, 3S 3P 3D 4S 4P 4D 1S 2S। यहाँ पर देखो अगर हम लोग एनर्जीज की बात करें तो देखो 4S से ज्यादा एनर्जी होती है 3D की, तो 4S और 3D इन दोनों में ही लास्ट के इलेक्ट्रॉन आते हैं। जनरली डी ब्लॉक में हमने क्या देखा भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, 3D में ही आएगा ऑफ कोर्स। लेकिन हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशंस का जो चक्कर था उसकी वजह से क्या होता है, 3D का एक आध इलेक्ट्रॉन 4S में भी आ जाता है। तो इस वजह से क्योंकि 4S में दो इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, 4S में कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इस वजह से क्या करते हैं भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में 4S को भी मेंशन करते हैं, एस को भी हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं क्योंकि एस फिक्स्ड नहीं है सभी एलिमेंट्स के लिए। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। मान लो इसकी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड है, लास्ट सेल कौन सी है, 3D। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, NS1 से लेके 2, NS4S, एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रोमियम का केस आपको बताया, एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकते हैं, रीजन क्या है, रीजन वही है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल है इसलिए इधर उधर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी NS1 से लेके 2 तक। और अगर 4S है तो डी सब शेल है थर्ड पीरियड की, तो यहाँ पर मैं ND नहीं लिख सकता, है ना, यहाँ पर N-1D मुझे लिखना पड़ेगा, N-1D। 4S अगर है तो यहाँ पर 3D आएगा, यहाँ पर अगर 4 है यहाँ पर 4 से एक कम आएगा, यहाँ पर अगर N है तो यहाँ पर N से एक कम आएगा। ND 1 से लेके 10, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ भाई, सीधी सी होती है, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी वैसे नहीं होती है कि 4S से कहीं इधर उधर चले गए, तो ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन होती है एफ सब सेल के एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी पीरियोडिक टेबल और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।